नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है निवेशकों की रुचि है वो पैसिव निवेश की तरफ ज्यादा बढ़ी है और एमपी के जो हाल ही में आए आंकड़े हैं उससे ये साफ संकेत मिलते हैं। तो आज के शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड, ईटीएफ, फंड ऑफ फंड्स के क्या फायदे हैं, कौन इसमें निवेश करे, कैसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाकर आपको दे सकते हैं। इस पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा और इसी पर हम बातचीत आज करने वाले हैं अपने इस खास शो में, जिसमें हम इंडेक्स फंड के फायदे समझने वाले हैं और उसके अलावा पैसिव इन्वेस्टिंग पर भी करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, उनका परिचय करा दे। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सेल्स हेड दीपक जैन हैं और वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी से भी करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। दीपक और हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में। सबसे जरूरी जो हम हाल फिलहाल में एक रुचि देख रहे हैं टुवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट, पिछले कुछ टाइम से ये बिल्डअप हुई है। अगर हम पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये जो मोमेंटम गेन हुआ है, मैं दीपक जी आपसे समझूं पहले, तो ये मोमेंटम गेन होने की वजह आपको क्या लगती है टुवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स थोड़ी बात करूंगा। सो बिल्कुल, द रीजन दैट वी हैव सीन द प्रोमिनेंस ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट taking place in India in last 2-3 years, especially on the fixed income side, जो फिक्स्ड इनकम इंडेक्स फंड्स का, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ का जो आपने ग्रोथ पिछले 2-2.5 सालों में देखा है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश आ चुका है इन प्रोडक्ट्स में। सो मेरा मानना है, हमारा मानना है कि इसकी 3 वजह है। एक तो ये प्रोडक्ट बड़े सिंपल होते हैं, जैसे कि आप किसी भी एफडी या कोई और किसी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में निवेश करते हो तो आपको ये जानना होता है कि कितना पैसा मिलेगा, आपको कब मिलेगा और किस अंतराल में आपको मिलता रहेगा और उसमें आपकी लिक्विडिटी है कि नहीं। तो यही प्रॉब्लम हमारे जो पैसिव फिक्स्ड इनकम है, चाहे वो डेट ईटीएफ हो, चाहे वो डेट इंडेक्स फंड हो, उन्होंने ये सॉल्व किया है। अलग अलग मैच्योरिटी की, चाहे वो 1 साल की मैच्योरिटी हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो। तो इंडस्ट्री के जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बाहर निकाले हैं। इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि उनका निवेश कब तक है, मोटा मोटा उनको आइडिया होता है कि इसमें रिटर्न कितना मिलेगा और उनको एक आजादी होती है, छूट होती है कभी भी पैसा निकालने की। सो ये जो कन्वीनियंस का जो एंगल है, ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी का जो एंगल है, ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से खासकर पैसिव फिक्स्ड इनकम का जो ग्रोथ हुआ है, ये हमने देखने को मिला और मुझे लगता है कि ये ग्रोथ और बढ़ेगा। ओके, तो पैसिव फिक्स्ड इनकम का ग्रोथ स्पेशली हम देख पा रहे हैं, एक अच्छा उसने एक मोमेंटम गेन किया है। हम ऑल इन ऑल अगर अब बात करें, जो पूरा पैसिव फंड्स का जो एक यूनिवर्स है जिसको हम कह सकते हैं, इंडेक्स फंड की यहाँ पर जैसे हम चर्चा करें, इंडेक्स फंड अगर उसकी खास जो एक यूनिवर्स है जिसको हम कह सकते हैं, इंडेक्स फंड की यहाँ पर जैसे हम चर्चा करें, इंडेक्स फंड अगर उसकी खासियत की बात करें, क्यों इंडेक्स फंड जो एक शुरुआती निवेशक है, आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना ही है म्यूचुअल फंड के जरिए, आप एक इंडेक्स फंड के जरिए पार्टिसिपेट करें। ये कॉन्फिडेंस इंडेक्स फंड में कहां से आता है? तो अगर आप देखें, हेमंत जी स्वाति, सॉरी, हेमंत जी के लिए सवाल था, देन आई विल कम बैक टू यू दीपक जी। जी स्वाति, देखिए, जहां तक हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पैसिव इन्वेस्टिंग थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। उसका कारण ये कि कुछ साल पहले हमने जब देखा था कि मार्केट की ब्रेथ बहुत नैरो हो गई थी, तो जो पैसिवली मैनेज फंड है उनकी परफॉर्मेंस जो एक्टिवली मैनेज फंड से ज्यादा थी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में पैसिव फंड में ज्यादा पैसा आने लगा और आई थिंक वो ट्रेंड, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने वही ट्रेंड देखा है और यहाँ पे भी हम वही ट्रेंड देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक समय ऐसा था जब आपको सिर्फ निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स इस तरह के आपको ईटीएफ या इंडेक्स फंड मिला करते थे। आज आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। तो आई थिंक एक तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा ये मानना है कि चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, इंडेक्सिंग की जगह आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहती है। नए निवेशक के लिए शायद
आई थिंक इसलिए वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस तरह के फंड में जाएं, कौन से फंड मैनेजर के साथ जाएं। और यहाँ पे पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड में क्या है कि आप बेसिकली जो पैसा आप देते हैं तो वो फंड मैनेजर जो इंडेक्स को ट्रैक करता है उसका पोर्टफोलियो को मिरर करते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जो है वो पूरे जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें जाएगा और उसकी जो वेटेज है उसके हिसाब से उसके अंदर वो कंट्रीब्यूशन होगा। तो आई थिंक उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, आपको पता है कि किस तरह के स्टॉक होंगे, उसमें कुछ सरप्राइजेस नहीं होते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फंड मैनेजर का कभी कभी किसी स्टॉक या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए बायस हो सकता है, वो बायस नहीं रहता है। तो आई थिंक सिंपलिसिटी में आप कह सकते हैं कि शायद इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सिंपल है। और ऑफ कोर्स देयर आर दो तरीके हैं करने के, या तो आप इंडेक्स फंड से कर सकते हैं या तो आप ईटीएफ से कर सकते हैं। सिंपलिसिटी है, कॉस्ट भी थोड़ा डेफिनेटली एक्टिव फंड से कम रहता है। आई थिंक एक ये भी कारण है, और जैसा मैंने कहा कि ऑप्शंस बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि रुझान थोड़ा सा जो है इंडेक्स फंड और पैसिव फंड की तरफ है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं इक्विटी साइड की बात करूं, एयूएम की जो ग्रोथ देख रहे हैं उसका कारण, आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, जो मैंने कहा कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो पैसा इंडेक्स फंड में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूटीआई में, आई थिंक उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो हम एयूएम ग्रोथ का देखते हैं वो वहां पे आता है। हाँ, ये बात सही है कि इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पैसिव फंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एयूएम काफी बड़ा ग्रोथ वहां पे आएगा। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो पैसिवली मैनेज फंड्स है उनका रोल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बढ़ेगा। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए दीपक, जो एक बात जो बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे काम करता है। जब हम टोटल एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं, जिसको हम लागत कहते हैं, कि कितना खर्च आ रहा है, आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो यूजुअली जो इंडेक्स फंड होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपका टोटल एक्सपेंस रेशो कम आता है। क्या इस जो ये पूरा जो एक ये थीम है, इसको हम आसान भाषा में आपसे समझें तो एक पैसिव फंड या इंडेक्स फंड उसके अंदर का जो आता है, उसमें एक लागत कम कैसे लगती है किसी निवेशक को? तो अगर आप देखें, कोई भी फंड होता है उसका एक, जैसा आपने कहा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर हम एक एक्टिव फंड की बात करें, एक्टिव इक्विटी फंड की बात करें, तो अगर वो बड़ा फंड है, 10, 15, 20 हजार करोड़ का फंड है, तो करीबन 1.25 से 2% उसका रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो होता है और 75 पैसे से 1% तक आपका डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो होता है। वहीं पे अगर हम आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एज अ कैटेगरी की बात करें, तो इनका जो मीडियन एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में वो 15-20 पैसे का है और रेगुलर प्लान में 40-50 पैसे का है। तो ये काफी, जो निवेशक खुद जागरूक हैं, जो निवेशक ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए, जिनको खाली बाजार के निफ्टी के रिटर्न या सेंसेक्स के रिटर्न से संतुष्टि है, उनके लिए काफी बड़ा ये एक फायदेमंद सौदा साबित होता है। इंटरेस्टिंग। तो कम लागत की डेफिनेशन बेसिकली ये है जो दीपक आपने बताई। और जो हम एक रिलेटिवली एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं हेमंत जी, ट्रैकिंग एरर होने का, तो ये ट्रैकिंग एरर को एक निवेशक किस तरीके से समझे, और जब वो एक पैसिवली मैनेज्ड किसी फंड में निवेश करते हैं तो क्या उनको ट्रैकिंग एरर मालूम होना जरूरी है? ये कई निवेशक पूछते हैं हमसे सवाल, इसलिए आई थिंक जहां तक ट्रैकिंग एरर का सवाल है वो रेलेवेंट है इंडेक्स फंड या पैसिवली मैनेज फंड्स के लिए। वो इसलिए है क्योंकि जैसा हमने कहा कि जो पैसिवली मैनेज फंड्स हैं वो एक जिस इंडेक्स को वो ट्रैक करते हैं उसका पोर्टफोलियो मिरर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम ट्रैकिंग एरर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो इंडेक्स जिसको वो ट्रैक कर रहे हैं और जो इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर जो मेजर डिफरेंशिएशन कर आपको कोई अगर इंडेक्स फंड चुनना हो तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ट्रैकिंग एरर है वो एक बड़ा पैरामीटर होगा। और उसके कारण ये है कि अगर हम बात करें कि किस तरह से ट्रैकिंग एरर होता है, ऑब्वियसली एफिशिएंसी किस तरह से आप मैनेज करते हैं, दूसरा एक्सपेंस रेशियो जो आती है उससे भी ऑब्वियसली ट्रैकिंग एरर रिजल्ट में होती है वो। तो आई थिंक ट्रैकिंग एरर किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वो जानना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि वो रेलेवेंट ही बेसिकली इंडेक्स फंड के लिए है। बट इंपॉर्टेंट चीज अगेन ये है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि हमने देखा कि
इवन फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनकी जो कैप है इंडेक्स फंड की या पैसिवली मैनेज फंड की, वो कम है कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेज फंड। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका एयूएम साइज है। जैसे जैसे फंड साइज बढ़ाता है वैसे ही जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो कम होती है। तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। बट आई थिंक अगर हम जनरली बात करें हमारी जो मार्केट्स हैं, डेवलप मार्केट में हमने देखा कि इंडेक्स फंड काफी प्रोमिनेंट हो गए हैं और शायद हमारे यहाँ पे भी होंगे आगे समय में। बट अभी भी मुझे लगता है जब भी मार्केट ब्रॉड बेस्ड हुई है, जब भी मार्केट में एक अच्छा रन अप आया है, तो हमने देखा है कि मे बी नॉट इन लार्ज कैप कैटेगरी, बट जो बाकी कैटेगरीज हैं वहां पे एक्टिवली मैनेज फंड्स ने जो पैसिवली मैनेज फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। तो आई थिंक एक पोटेंशियल जरूर है कि अगर आप सही फंड चुने, सही तरह का एलोकेशन करें डिफरेंट सेगमेंट में, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड से पैसिवली मैनेज फंड के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी है कि थोड़ी एडिशनल कॉस्ट जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है या जो उनकी जो जो स्ट्रेटेजी या जो फिलोसफी जो फॉलो करते हैं उसका फायदा होता है। तो मुझे लगता है ऑल राइट, ओके सर। मैं दीपक जी आपके पास आ रही हूँ। ये हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से जो एएमसीज हैं, अब क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से एक ऑनगोइंग एक पूरा प्रोसेस है कि पैसिव फंड्स में या पैसिव इन्वेस्टिंग में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, इसलिए भी शायद क्योंकि सेबी के कुछ नॉर्म्स जो हैं वो ईज हुए हैं, और दूसरी तरफ जो नई स्ट्रैटेजीज हो गए या फिर नए थीम्स हैं वो भी काफी अच्छे से प्ले आउट एएमसीज कर रही है पैसिव स्पेस में। एएमसीज की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से इस पैसिव इन्वेस्टिंग को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है इन टर्म्स ऑफ थीम्स, स्ट्रैटेजीज, स्टाइल्स? बहुत बहुत आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। उसके पहले अगर मैं हेमंत जी की बात को पूरा कर दूं, तो अगर आपकी परमिशन हो तो आपने जो पैसिव इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ देखी है इंडिया में, वो काफी स्लो है मेरे हिसाब से, अगर आप इक्विटी फंड्स को देखें। और ये कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे आज के दिन में भी खाली 3-3.5 करोड़ लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। अगर आप कंपेयर करें विकसित देशों जहाँ पे 90-95% लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो उनका एक एवोल्यूशन, एक जर्नी जो है निवेशक की, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए कि एक्टिव वर्सेस पैसिव की डिबेट। दूसरी बात, इमर्जिंग मार्केट्स ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। सो अगर टॉप 100 कंपनीज के बाहर अगर आप जाएं तो फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हेमंत जी जिस बात को कहना चाह रहे थे, मैं और उसको जोर से कहना चाहूंगा कि हमारे ज्यादातर एक्टिव फंड स्पेशली इन दिस मिड स्मॉल फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ categories have done very very well even after charging full expense ratio 2 से 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न बेंचमार्क के ऊपर हमारे एक्टिव फंड्स ने अभी तक दिया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। रही बात पैसिव फंड में एएमसीज क्या कर रही है, तो मैं एडलवाइज की आपको एक रोचक कहानी बताता हूँ। हम चाह रहे थे कि एक हेल्थ केयर फंड लॉन्च करें, करीबन 2 साल पहले की बात है। बट हमने सोचा कि सेक्टर फंड इटसेल्फ इज अ वेरी एक्टिव कॉल, तो उसके बाद किसी और को सरप्राइज नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो हमने एमएससीआई के साथ एक पार्टनरशिप किया और एक फंड को लॉन्च किया जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि भारत एक दुनिया की फार्मेसी जरूर है, लेकिन जो रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजीज, वो ज्यादातर बाहर के देशों में हो रहा है और खासकर यूएस में हो रहा है। सो हमने क्या किया, 70% इंडेक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया भारतीय कंपनीज का। तो यहाँ की जो 25 टॉप कंपनीज हैं उसको लिया, और 20 कंपनियां जो दुनिया भर में जो लिस्टेड हैं, यूएस में लिस्टेड हैं, लेकिन जो एडवांस टेक्निक, एडवांस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, आर&डी के क्षेत्र में जो है 30%, उसके साथ, और जो एमएससीआई के साथ हमने पार्टनरशिप करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि आपको बेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बिना ज्यादा खर्चे के एक सिंपल प्रोडक्ट के माध्यम से आपके पास पहुंचाता है। वैसे ही बहुत सारे इसमें इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे वो मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड हो या लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड्स हो। तो काफी लोग अपने अपनी समझ के हिसाब से और अपनी इन्वेस्टर्स की नीड को समझते हुए काफी इसमें इनोवेशन कर रहे हैं। और इनफैक्ट दीपक जी, मैं आपसे भी ये भी समझना चाहूंगी, जब हम पैसिव इन्वेस्टिंग की यहाँ पर बात करते हैं
तो ये सवाल ईस्ट वर्सेस वेस्ट या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट का जरूर आता होगा कि जहां पर पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा में लोगों की रुचि बहुत ज्यादा है वेस्ट में, क्योंकि हम ये समझ पा रहे हैं कि एक्टिव फंड्स उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। तो क्या उस तरफ अब हमारा भी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है? आंसर नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये बहुत साल से मैं ये सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन यस एंड नो। यस इसलिए कि कुछ भी अगर इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हैं वो एक जाके कन्वर्ट करेंगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी और प्रोडक्ट्स हो। लेकिन हमको ये एवोल्यूशन का स्टेज भी देखना पड़ेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो एक्टिव और पैसिव की जगह आपको ये देखना है कि आपकी जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो आप पहले कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसके बनिस्पत इक्विटी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हाइब्रिड फंड्स हो, चाहे वो प्योर प्ले इक्विटी फंड्स हो, वो कैसा कर रहे हैं। उसके बाद शायद आप एक पैसिव वर्सेस एक्टिव को आप अच्छी तरह से समझ पाओ। हम जो ग्रोथ देख रहे हैं स्पेशली इन इक्विटी फंड्स ऑन द पैसिव साइड, 3 तरह के निवेशक अभी हमें दिख रहे हैं। एक तो हेमंत जी ने सही कहा कि ईटीएफ जो इतना बड़ा हो गया, 2.5-3 लाख करोड़ का हो गया है, उसमें से 90-95% इज ड्रिवन बाय ईपीएफओ। इंडेक्स फंड की कैटेगरी ऑन द इक्विटी साइड इज रफली 58-60,000 करोड़। वहां पे मेरे ख्याल से जो पुराने निवेशक है जो काफी अरसे से निवेश कर रहे हैं, या फिर यंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, द न्यू जनरेशन ऑफ investor, the Amazon and the Netflix investor, they are also researching, they are well exposed to what's happening globally. तो उस तरह के जो निवेशक हैं वो आके पैसिव फंड्स में निवेश कर रहे हैं, बट वो वही निवेशक एक्टिव फंड में भी निवेश कर रहे हैं, चाहे वो मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, कुछ थीम बेस्ड फंड्स हो। तो मेरे ख्याल से काफी जगह है एक्टिव और पैसिव के लिए, और हमारी जर्नी अभी वेस्ट से कंपेयर करने लायक नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली। ओके, जब एक एक्सपोजर की बात आती है दीपक जी, जब तक हेमंत जी एक बार फिर से कनेक्ट होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी किसी के पोर्टफोलियो में पैसिव इन्वेस्टिंग का एक्सपोजर होना क्या चाहिए? एक तो सिर्फ ड्रिवन पोर्टफोलियो तो नहीं हो सकता, या फिर बहुत ही एक्टिवली बेस्ड पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, ये भी जानना समझना जरूरी है। तो मैं आपसे समझूंगी, क्या सिर्फ पैसिवली ड्रिवन पोर्टफोलियो एक तो क्या बना सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर एक प्रोपोर्शन हमें सेट करना हो तो कितना पैसिव इन्वेस्टमेंट किसी के पोर्टफोलियो में हो? आपके मैं पहले सवाल पे आता हूं कि क्या पूरा पोर्टफोलियो पैसिव बन सकता है? अगर आप चाहें तो बन सकता है, क्योंकि आज के दिन में आपके पास निफ्टी 50 का प्रोडक्ट है, नेक्स्ट 50 का प्रोडक्ट है, मिड कैप 150 का प्रोडक्ट है, स्मॉल कैप 250। तो ये जो मार्केट का जो बड़ा यूनिवर्स है, टॉप 500, उसके प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। आपके पास डेट साइड में भी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है, आपके पास और भी तरह के पैसिव फंड्स हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पैसिव से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये करना उचित होगा कि नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से हेमंत जी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि निवेशकों के साथ वो डील करते हैं। बट अगर मैं अपनी बात कहूं तो अगर मैं देखूंगा तो मैं चाहता हूं कि लार्ज कैप का जो मेरा पोर्टफोलियो का एलोकेशन हो वो शायद मैं पैसिव फंड के माध्यम से कर लूं, और जो मिड और स्मॉल कैप या जो कितना बड़ा जो बाकी बड़ा यूनिवर्स है, वहां पे आई वुड स्टिल गो विद द एक्टिव फंड मैनेजर्स। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप 5, 10, 15 सालों का रिटर्न देखें, बहुत अच्छा है जनरली, चाहे कोई भी फंड पिक कर लो। मैं खाली एडलवाइज की या किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। 5, 10, 15 फंड हाउसेज ने अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली make better returns via a combination of passive and active. So अगर मेरा लार्ज कैप का एलोकेशन 30-40% है तो शायद मैं इंडेक्स फंड खरीद दूं या ईटीएफ खरीद दूं, और बाकी पोर्टफोलियो मैं एक्टिव के माध्यम से भी बना सकता हूं। ओके, चलिए एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, और ब्रेक के बाद जैसा दीपक जी ने भी कहा कि एक डिबेट चलती आती है, उसमें कुछ चर्चा हमने जरूर की एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड की। इस पर थोड़ा सा और चर्चा हम करेंगे म्यूचुअल फंड गाइड में। हमारे खास सेगमेंट है, उसमें बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे पोर्टफोलियो एक्टिव या फिर पैसिव, ये आप कैसे डिसाइड करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम बात करेंगे एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड, कहां निवेश सही और कितना निवेश सही। हमारे साथ एडवाइस म्यूचुअल फंड के सेल्स हेड दीपक जैन है और वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी से हम खास चर्चा करेंगे। हेमंत जी, एक्टिव और पैसिव की जो डिबेट है वो हमेशा से चलती आती है, एक्टिव रहे या पैसिव म्यूचुअल फंड, कहां पर निवेश करना सही। मैं आपसे जानना चाहूंगी उनके अपने डिफरेंसेस के हिसाब से एक्टिव या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड, दोनों के अपने जो बेसिक डिफरेंसेस है उनको हम कैसे समझें। देखिए स्वाति, जहां तक एक्टिव और पैसिव फंड्स के दोनों के डिफरेंसेस का सवाल है, क्लियरली इंडेक्स फंड, जैसा हमने पहले भी बात की कि वो पैसिवली मैनेज फंड है, यानी वहां पे आपको जो फंड मैनेजर है बेसिकली उनका काम सिर्फ ये है कि वो जिस इंडेक्स को जो फंड ट्रैक करता है उसका पोर्टफोलियो को वो मिरर करें, जितनी भी वेटेज हर स्टॉक को उस इंडेक्स के अंदर है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो मतलब बेसिकली आपको जो फंड मैनेजर या जो फंड हाउस की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो एक्सपर्टीज है, या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, या जो उनका बिलीफ है मार्केट में, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और इनफैक्ट जब आप किसी पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इंडेक्स फंड में, तो आप ये मान के चलते हैं कि आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट के जो रिटर्न है उससे आप खुश हैं, आप मार्केट को बीट नहीं करना चाहते, यानी आप मार्केट से जो बोलते हैं ना ज्यादा रिटर्न नहीं पाना चाहते हैं। वो एक उसका डाउन साइड है क्लियरली। बट जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि आपको पता है कि किस इंडेक्स को फंड ट्रैक करेगा, उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, कितना उसका वेटेज है, तो उसमें कोई सरप्राइजेस नहीं आते। तो ये तो हो गया पैसिवली मैनेज फंड की बात। एक्टिवली मैनेज फंड, जाहिर सी बात है, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो पहले आपको बताया जाता है कि कौन से मार्केट सेगमेंट में या किस तरह का मिक्स आपके पोर्टफोलियो में होगा, किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फंड मैनेजर वहां पे फॉलो करेंगे। और ऑब्वियसली एक ऐसे पीरियड्स भी होंगे, जैसे हमने पहले भी बात की, जहां पे एक्टिवली मैनेज फंड बेटर परफॉर्म करेंगे। कहीं ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि जो पैसिवली मैनेज फंड है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का आपको फायदा मिले, उनकी जो फंड हाउस की जो फिलॉसफी है उसका फायदा मिले, तो आप फिर एक्टिवली मैनेज फंड में जाते हैं। बट ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि जब उनकी स्ट्रैटेजी या फिलॉसफी कुछ समय नहीं काम करेगी तो आपको जो रिटर्न है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती है। बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड, जैसा मैंने भी कहा, जब आप इस फेज में होते हो कि जब मार्केट अच्छा कर रहा है, मार्केट एक अपस्विंग में है, तो पैसिवली जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो पैसिवली मैनेज फंड से बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। इसलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा इंडेक्सिंग करने का स्कोप रहता है। अब वो आप 10% करें या 15% या 20% करें, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। ओके, और दीपक जी, एक निवेशक को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि एक्टिव हैवी पोर्टफोलियो रखें या फिर पैसिव हैवी पोर्टफोलियो, ये कुछ पैरामीटर्स पर ध्यान में रखते हुए किसी निवेशक को डिसाइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं वापस उस बात पे आता हूं कि लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, और ये इमर्जिंग मार्केट और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप पैसिव इन्वेस्ट करते हो तो आप सारे कंपनियों के शेयर में निवेश करते हो, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों। तो अगर लार्ज कैप कंपनियां देखें तो काफी हेविली गवर्न कंपनीज होती हैं, उनका ब्रोकरेजेस 15-15, 20-20 ब्रोकिंग फंड, ब्रोकिंग हाउसेस उनको ट्रैक करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत ज्यादा नहीं होता। वहीं आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएं तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है और वहां पे गवर्नेंस इश्यूज भी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो एक एक्टिव फंड मैनेजर उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन कंपनियों से, एक्सीडेंट से बचने की बहुत कोशिश करता है, और बहुत ज्यादा जरूरत भी है हमको चौकन्ना रहने की। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो 20% हो चाहे वो 30% हो, जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा कि इंडेक्सिंग की बहुत आवश्यकता है, एक स्पेस है पोर्टफोलियो में, तो मैं भी उस बात को मानता हूं। मैं उसको लार्ज और मिड के माध्यम से कन्वर्ट करना चाहता हूं। और फिक्स्ड इनकम में, जहां पे मेरे ख्याल से द बॉन्ड ओनली पेज द कूपन, मतलब जितना आपने जिस भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया आपको उसमें इंटरेस्ट ही मिलेगा, उसका कोई और ग्रोथ नहीं होता, तो वहां पे मैं पैसिव की बात करता हूं। तो मैं पैसिव की बात करता हूं मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में और फिक्स्ड इनकम के निवेश में। तो अगर ये पोर्शन आपका 60% है तो 60, 20 है तो 20। ये एक हर इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है, उसकी नीड हो सकती है, इसका कोई एक थंब रूल मैं सजेस्ट नहीं कर सकूंगा। ऑल राइट, बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक जैन आपका और हेमंत रुस्तगी आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।